गाइस, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किन किन स्टेप्स के थ्रू अपना कनाडा का जो स्टडी वीज़ा वो पा सकते हैं। इसमें हम सारे स्टेप्स काउंट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर आइल्स टिल यू गॉट योर पासपोर्ट आफ्टर स्टैंपिंग। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, जो फर्स्ट मेन स्टेप है, वो है आपका आइल्स। अब सपोज़ आपने आइल्स कर ली, आपने अपने डिज़ायर जो स्कोर था उसको भी आपने अचीव कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपनी स्टडी के बारे में आपने क्लियर होना है कि आपने वहाँ पे जाके कौन सी स्टडी करनी है। अगर आप +2 के बाद जा रहे हैं तो फिर आपको पता है कि हमने कोई डिप्लोमा करना है या डिग्री करनी है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए और आपको उसकी बैंड रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि जो मेरी ये स्टडी है इसमें मुझे कितने बैंड चाहिए, तभी मुझे जो भी कॉलेज या होगी यूनिवर्सिटी आपको वो एडमिशन देगी। और इसमें एक मेन बात बता दूं, आपने जब भी आइल्स करनी है उसको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करना है, लीगली करनी है। उसमें कोई भी जुगाड़, कोई स्कीम, ऐसा कुछ नहीं करना कि आप पैसे दे के बैंड खरीद लोगे या किसी को पैसे दे दोगे ताकि वो आपको वहाँ पे हेल्प करा सके किसी भी मीन्स में, अनफेयर मीन से। उससे क्या होगा, अगर आप पकड़े गए तो आप पे सीधा बैन लग जाएगा। मुझे लगता है कि एक आधा साल वेट किया हुआ ठीक है एज़ कम्पेयर टू बैन, बिकॉज बैन में क्या होगा, आप 5 साल के लिए बिल्कुल बैंड हो जाओगे और आपका रिकॉर्ड भी ख़राब हो जाएगा। और फर्स्ट स्टेप में मेनली कुछ नहीं चाहिए, आपका 12th का मार्क्स कार्ड चाहिए और आपका TRF चाहिए कि आपने कितने बैंड्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। अब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, मीन्स कि आपके पास आपका आइल्स का रिजल्ट आ गया और उसके बाद आपके पास आपका 12th का मार्क्स कार्ड है। इसके बाद आपका आता है मेन जो है सेकंड स्टेप। अब आपने क्या करना है, कंसल्टेंट को चूज़ करना है। कंसल्टेंट किस लिए, जो आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर मंगा के देगा और आपकी पूरी हेल्प करेगा ड्यूरिंग द वीज़ा प्रोसेस। बट ये आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको इस चीज़ की नॉलेज है, जो वीज़ा अप्लाई करना जानता है, इसको नॉलेज है, तो आप उसकी हेल्प लेके भी कर सकते हो। बट देख लेना कि आपका जो पर्सन है वो रिलायबल हो। अगर आपको खुद पता है, नॉलेज है, तो आप अपना वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हो। बट उसके लिए फिर आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए या किसी की सपोर्ट पीछे से होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप कोई भी कंसल्टेंट चूज़ कर सकते हो जो आपकी अपनी मर्ज़ी का हो, जिसको आप अच्छी तरह जानते हो। पर एक बात का ध्यान रखना कि वो जो आपका कंसल्टेंट है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपने कोई भी कंसल्टेंट चूज़ किया, आप उसको पैसे दे के आगे, आप महीने बाद गए और वहाँ पे शटर डाउन था कि वो फ़रार हो गया। हम सुनते हैं ऐसे कि एजेंट जो है पैसे लेके फ़रार हो गए। तो आपने जो कंसल्टेंट चूज़ करना है वो कोई एजुकेशन कंसल्टेंट देखना और जो थोड़ा ट्रस्टवर्दी हो। एजेंट और कंसल्टेंट में फ़र्क क्या होता है, एजेंट वो होता है जो आपको विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या वर्क परमिट लगवा के देता है। बट कंसल्टेंट कौन होता है, एजुकेशन कंसल्टेंट, जो आपको स्टडी वीज़ा में हेल्प करता है। इसके बाद जब आपने गवर्नमेंट अप्रूव कंसल्टेंट देख लिया, अब आपने उससे बात करनी है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या वो आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करके बताएगा। वैसे तो आपने घर से खुद भी 3-4 कॉलेज जो है शॉर्टलिस्ट करके लेके जाने हैं। जब आप उसके पास जाओगे, अब आप उससे टेबल पे बैठोगे 1 to 1, तो जो सिटी आपको पसंद है कनाडा की या जो कॉलेज आपको पसंद है, आपने सीधा उसको उसके बारे में बताना है। फिर वो आपको बता देगा कि उसमें सीट अवेलेबल हैं या नहीं है। बट आपने कम से कम 3 या 4 कॉलेजेस लेके जाने हैं ताकि किसी न किसी में सीट वैकेंट होगी और आपको वो उसका ऑफर लेटर अवेलेबल करवा देगा। बट उसमें आपने अपनी पूरी रिसर्च करके जानी है। उसका फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेना कि आपका बजट कितना है और उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस कितनी है प्रायर टू ऑफरिंग ऑफ़र लेटर की। अपने ऑफ़र लेटर अप्लाई करने से पहले ये पूरी रिसर्च कर लेनी है, क्योंकि जो ऑफ़र लेटर है वो पेड होते हैं। और अगर आपने सपोज़ ऑफ़र लेटर मंगवा लिया 3 कॉलेज से और आपने देखा कि तीनों की फ़ी तो आपके बजट से ज़्यादा, आप वो अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, तो उसमें क्या होगा, आपका जो ऑफ़र लेटर का पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस में ऑफ़र लेटर फ्री होता है बट जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में ऑफ़र लेटर वो पेड होता है। उसकी फ़ीस 4000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है, डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। बट वो नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपने एक बार मंगवा लिया, अगर आप उसमें नहीं भी जा रहे तो आपकी वो फ़ी आपको वापस नहीं की जाएगी। इसलिए आपने क्या करना है कि ऑफ़र लेटर अप्लाई करने से पहले आपने अपनी पूरी रिसर्च कर लेनी है और अपने कंसल्टेंट से भी अच्छे से पूछ लेना है कि इस कॉलेज की फ़ी नियर अबाउट कितनी होगी। आपने अपना पूरा अप्रॉक्सीमेटली जो खर्चा है, बजट है, वो देख के चलना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका जो पैसा वो वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर उसकी फ़ी ज़्यादा हुई तो आप वो अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। अफोर्ड नहीं करोगे तो फिर आप जा भी नहीं सकते। तो इसलिए वो आपका जो पैसे हैं 10,000 या 8,000 जितना भी है, 15-20 हज़ार का आपको सीधा नुकसान हो सकता है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक कॉलेज से ऑफ़र लेटर मंगाते हो कि 2 से या 3 से। बट हमारे यहाँ पे लोग 2-3 से मंगा लेते हैं। चल एक से नहीं आया तो दूसरे से आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो हम चले ही जाएंगे। तो आप आपने देख लेना कि आपने कितनों से मंगाना है और
उनसे मंगाना है जो आपके बजट में हो, जो आपको पता कि हाँ इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं। और ऑफ़र लेटर का जो टाइम पीरियड होता है वो नॉर्मल 15 to 30 डेज़ होता है, 1 महीना तक लग जाता है, 15 दिन से लेके 1 महीना तक। बट कुछ एजेंट जो कंसल्टेंट होते हैं वो 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता या 10 दिन बोलते हैं, बट वो ऐसा होता नहीं है, आते आते उसको 15 से 30 दिन लग जाते हैं। इसलिए आपने उसके लिए वेट करना भी सीख लेना है, कि आपको वेट करना भी आना चाहिए कि हमने किस तरह से वेट करना है अपने ऑफ़र लेटर का। अब ये 2 स्टेप हो गए, आपने अपना TRF भी ले लिया, आइलेट्स कर ली, कॉलेज चूज़ भी कर लिया, और अब आपने ऑफ़र लेटर भी अप्लाई कर दिया। और ऑफ़र लेटर कैसे अप्लाई करना है, जो आपने कॉलेजेस चूज़ किए होंगे, या अगर आपको आपका कंसल्टेंट को कॉलेज बताता है तो आपने उस कॉलेज के बारे में अपने कंसल्टेंट से सारी नॉलेज जो है वो ले लेनी है अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई करने से पहले। अब आपका आता है नेक्स्ट स्टेप, जो है आपका फ़ी डिपॉजिशन। अब आपको आ गया ऑफ़र लेटर, तो आपको फ़ी भी डिपॉजिट करनी है। उसके लिए कुछ टाइम मिलता है, 15 दिन, 20 दिन, इतने ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते, अगर आपको फ़ी डिपॉजिट करनी हो अपकमिंग इनटेक की। तो अब फ़ी डिपॉजिट करने के कुछ तरीके हैं, जैसे आप अपने अकाउंट से भी सीधा कर सकते हो, बैंक से गए और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, या कई बार कहता है बैंक किसी स्पेसिफिक मनी एक्सचेंज कंपनी का नाम बोलता है, आपने उसके थ्रू ही फ़ी डिपॉजिट करनी है। नंबर 3 होता है फ्लाई वायर के थ्रू। फ्लाई वायर एक अमेरिकन कंपनी है जो क्या करती है, पहले इंडियन करेंसी को अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करती है, देन अमेरिकन डॉलर को कैनेडियन डॉलर में, फिर वो जो आपके कॉलेज को फ़ी देगी कैनेडियन डॉलर में। क्या होता है कि बच्चे, कुछ कॉलेजेस हैं जो फ्लाई वायर के साथ अटैच्ड होते हैं, उनके कैंपस US में भी होते हैं, इसलिए उन्होंने एक ही कंपनी रखी है, दैट इज़ फ्लाई वायर, जो उनके सारे फाइनेंशियल को देखती है। और 2019 से एक न्यू रूल भी आया हुआ है कि अगर आप ओवरसीज़ ट्रांजैक्शन कर रहे हो अप टू 7 लाख, उसके और आपको कोई TDS नहीं देना। मतलब 7 लाख तक की ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो अपने अकाउंट से जिसके साथ पैन कार्ड लिंक है, तो आपको उसके ऊपर कोई TDS नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपकी ट्रांजैक्शन 7 लाख से ऊपर अबव किया, फिर आपको 5% TDS पड़ता है। बट घबराने की बात नहीं है, वो आपको आपकी ITR में रिटर्न भी हो जाता है। और उसमें कई लोग क्या करते हैं कि 2 ऑफ एक्सेप्टेंस, जो मेन ऑफर लेटर पहले आ गया, अब वो किसी काम का नहीं रहेगा। मेन आपका कौन सा लगता है, जो आपका LOA होता है, जो आपको फ़ी के बाद जो स्लिप मिलती है वो आपकी फ़ाइल में लगता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस दिन आप फ़ी भरने जा रहे हो उस दिन आपने एक चीज़ चेक करनी है कि उस दिन डॉलर का रेट कितना है, कि जो कैनेडियन डॉलर है उसका प्राइस क्या चल रहा है। आपने उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा मेरी फ़ी अप्रॉक्सीमेटली इतनी बन रही है। और आपने 2-3 कंपनी से बात करनी है जो मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, कि वो पर डॉलर के पीछे कितने पैसे चार्ज करेंगे। अगर वो 40 पैसा तक पर डॉलर के पीछे चार्ज कर रहे हैं, दैट मीन्स गुड, फिर वो आपका ठीक है, इतना होता है 35, 40, 32, 31 इतना चलता है। बट अगर वो इसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं तो फिर वो थोड़ा लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। तो आपने ऐसा, जो सबसे कम चार्ज करेगा आपने उसे अपनी फ़ी डिपॉजिट करवानी है। और अगर आप सबसे कम चार्ज करने वाले से डिपॉजिट करवा दोगे तो आप अपने 15 से 20 हज़ार रुपये बचा सकते हो। कई ऐसे भी होते हैं जो 1 रुपये पर डॉलर के पीछे चार्ज करते हैं, उससे क्या होगा, आपका 15-20 हज़ार जो है वो फालतू लग जाएगा। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो आपने उसी से करवानी है कि जिसका सबसे कम जो हो, मतलब एक्सचेंज रेट जो सबसे कम लेते हों। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि जब आपने फ़ी डिपॉजिट करवा दी, उसके विदिन 1 वीक आपको उसकी रिसिप्ट जो है वो आ जाती हैं। और आपने उसके बाद अपने क्या करना है कि उसकी आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, TUC मिल जाएगा, TC मिल जाएगा आपको, कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद 2-3 दिन बाद आपको LOA भी मिल जाएगा, जो आपने फ़ी सबमिट कराई है उसका जो LOA आएगा वो अब आपकी फ़ाइनल रिसिप्ट है कि आपने इस कोर्स में लिया है और आपने उसकी पूरी फ़ी भी भर दी है। वो आपकी जो फाइनल जो फाइल आपके एम्बेसी में लगेगी उसमें जाएगा। यहाँ तक हो गया, 3 स्टेप्स हो गए। अब आपका 4th स्टेप आता है, दैट इज़ योर GIC होता है। कनाडा ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है कि वो बच्चे के आने से पहले ही उनसे अपने अकाउंट में 6,200 कैनेडियन डॉलर्स जो हैं वो 10,200 कैनेडियन डॉलर्स जो हैं वो रखवा लेते हैं। वो कितना बनता है आपका, हुई 6.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली, आज के दौर पे 6.75 लाख रुपीज़ बनता है। अगर आप चाहो तो अपने एक्सचेंज रेट पे चेक कर सकते हो, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि बच्चा आते ही यहाँ पे काम नहीं कर सकता, उसको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ मनी जो है वो रिक्वायर्ड है। इसलिए वो क्या करते हैं, GIC पहले ही अपने पास भरवा लेते हैं बच्चे का। जो 10,200 डॉलर्स है, 10,000 आपके अकाउंट में आएगा, 200 जो बैंक अपने चार्जेस वो डिडक्ट कर लेता है।
अब उसमें क्या होगा कि जैसे आपने वो GIC भरा, उसकी कॉपी आपकी फ़ाइल में लगेगी। अदर देन दैट जैसे आप वहाँ पहुँचोगे, आपका GIC अकाउंट आपका कनाडा पहुँचते ही एक्टिवेट हो जाएगा और आपके अकाउंट में इंस्टेंटली 2000 कैनेडियन डॉलर जो है वो आ जाएंगे। वो आपका होगा पॉकेट मनी जो आपने वहाँ पे खर्च करना है फर्स्ट मंथ में। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, हर मंथ आपके अकाउंट में जो है वो कितने पैसे आते जाएंगे, 600 कैनेडियन डॉलर्स आपके अकाउंट में हर बार। अब हमारे कितने 4 स्टेप्स हो गए। हमने पहले IELTS की, देन उसके बाद हमने अपनी रिसर्च की कौन सा कॉलेज हमें लेना है। नेक्स्ट ईयर आपने अपना ऑफर लेटर कंसल्टेंट चूज़ किया और अपना ऑफर लेटर अप्लाई किया अपनी एक रिसर्च करने के बाद। जब आपका ऑफर लेटर आ गया 25-30 डेज़ में, देन आपने अपनी सिर्फ जो फ़ी है वो पे की। फिर आपका TC आ गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आ गया, जिसको हम LOA, फिर आपका LOA आ गया उसके बाद। एंड नेक्स्ट इज़ योर GIC, आपने GIC भी भर दिया। ये हो गया आपके मेन 4 स्टेप्स टूवर्ड्स द कैनेडियन स्टडी वीज़ा जर्नी। जो नेक्स्ट के 4 स्टेप्स हैं वो हम कब डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, इसी के पार्ट 2 में। अदरवाइज़ क्या होगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी।